हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12 का जो सोशलॉजी का एग्जाम हुआ है, कोड नंबर 039 का ये क्वेश्चन पेपर। एंड इस वीडियो में मैं आपको सभी के आंसर्स बताने वाली हूँ। ये है आपका सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर जो कि सोशलॉजी का है एंड 2021 टू 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके सभी के सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर की है ये एक तरह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है और उससे पहले आपको ये जानना है कि टोटल जो मार्क्स थे इसके 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था एंड टाइमिंग आपको दे रखी थी 90 मिनट। तो 90 मिनट में आपको करना था ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते तो गलती कर देते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सेक्शन ए में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको जो अटैम्प्ट करने थे वो 50 करने थे, यानी कि 10 छोड़ना बहुत ज़रूरी है। 10 आपको चॉइस दे रखी थी कि आपको 60 में से ओनली 50 अटैम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस थे टोटल, बट आपको अटैम्प्ट करने थे 20। सेक्शन बी में भी 24 थे, बट आपको अटैम्प्ट 20 करने थे। 4 की चॉइस थी। एंड सी सेक्शन में 12 क्वेश्चन थे टोटल और अटैम्प्ट आपको यानी 10 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। सेक्शन ए पर खंड का, जिसमें आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आया था। आई होप आप सभी का अच्छा हुआ हो, बट ज़्यादातर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन में हो सकती है आपको प्रॉब्लम। तो सभी के आंसर जान लेते हैं। एंड आपका कैसा भी एग्ज़ाम गया हो, अच्छा गया तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये प्री बोर्ड है, इसके मार्क्स अलाउड नहीं होते हैं, काउंट नहीं होते हैं फाइनल में। टर्म 1 जब होंगे जब आप ज़्यादा मेहनत करिएगा। एंड ये फिजिकल एजुकेशन तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है एंड सभी के आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जिसका आपका ऑप्शन करेक्ट राजस्थान होगा। क्वेश्चन ने पूछा था निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, क्योंकि जो एरिया है, एरिया की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें पूछा है उस राज्य का नाम बताओ जहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम है। तो सबसे कम जो है वो हरियाणा में है स्त्री पुरुष अनुपात। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ही कम जनसंख्या है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो सिक्किम में जनसंख्या वाला सबसे कम राज्य है, बट इसमें आपको चॉइस में सिक्किम नहीं दे रखा, तो आपको सिर्फ चारों ऑप्शन में से चूज़ करना है, इन चारों में से सबसे कम कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है भारत में आखिरी बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ही आए थे। भारत में जनगणना सबसे आखिरी बार कब हुई थी, 2011 में हुई थी, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा था जनगणना कितने सालों के बाद होती है। तो जो जनगणना होती है वो कितने सालों के बाद होती है, ये आपको भी पता होगा। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, पॉपुलेशन निकाली जाती है। तो इसी को कहा जा रहा है कि जो जनगणना है, सेंसस जो है वो आफ्टर 10 ईयर्स हमेशा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा था भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी लैंग्वेज लिखी हुई हैं, तो वो है 22 लैंग्वेजेस। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा था वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित है। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित है, इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वर्ण व्यवस्था जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा था अंतरजातीय विवाह में विवाह किस प्रकार होता है। तो जो अंतरजातीय विवाह होते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, उसमें आउट ऑफ द कास्ट मैरिज नहीं होती है, उसमें विद इन कास्ट होती है, यानी कि अपनी जाति के अंदर विवाह होते हैं। जिसने ए ऑप्शन पर टिक किया था वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर अपनी जाति के अंदर विवाह होते हैं। अंतर जातीय विवाह, नाम से आपको समझ आ रहा है अंतर है, तो फिर इसका मतलब है कि अपनी जाति के अंदर विवाह होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है भारत के उस रूप का नाम बताओ जिसमें 2 से 3 पीढ़ियां रहती हैं, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें 2 से 3 पीढ़ियां एक साथ निवास करती हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, यानी कि ऑप्शन बी संयुक्त परिवार जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जैसे पूछा था निम्न में से कौन सा वर्ग का उदाहरण नहीं है। तो वर्ग में क्या क्या आते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र आते हैं। तो शूद्र की जगह इन्होंने शूद्र तो दिया नहीं, लेकिन गुज्जर दे दिया, तो यही ऑड है बिल्कुल आंसर। एंड करेक्ट आंसर भी इसका यही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा था, अस्पृश्यता के विरुद्ध 2020 के दशक से डैश और महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया। तो जो अनटचेबिलिटी मूवमेंट चल रहा था 1920 में, तो वो किस किस ने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने तो करा ही था, उसके साथ एक और कौन थे जिन्होंने करा था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसे पूछा है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ही स्टार्ट किया, स्थापना करी थी इसकी, ब्राह्मण समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसे पूछा था विशेष जातीय लोगों के लिए कुछ सीटें निर्धारित करना। यानी कि किसी भी विशेष पर्टिकुलर एक कास्ट के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए अगर हम सीटें निर्धारित कर रहे हैं पहले से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिजर्वेशन, यानी कि जिसको हम आरक्षण कहते हैं हिंदी में। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जिसे पूछा है स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली किसी अपराध का नाम बता। तो जो स्त्रियों के विरुद्ध अपराध होते हैं वो दहेज प्रथा भी होती है, जो स्त्रियों के विरुद्ध हत्या भी होती है, भ्रूण हत्या और बलात्कार भी होते हैं स्त्रियों के प्रति, जिसको हम कह सकते हैं स्त्रियों के प्रति का अपराध, ये तीनों ही हैं। तो इसका ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सामाजिक विषमता व बहिष्कार का शिकार रहा है? तो सामाजिक विषमता का, सोशल इनइक्वालिटी का, एक्सक्लूजन का जो शिकार रहा है वो कौन है? इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दलित भी, आदिवासी भी और महिलाएं भी, ये तीनों ही इस चीज़ के शिकार रहे हैं। दलितों के प्रति भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, शिकार हुआ है, इनको भी सामाजिक विषमता का शिकार बनना पड़ा है। और महिलाओं से भी और आदिवासी जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा सामाजिक बहिष्कार हुआ है इनका भी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिसे पूछा है डैश शब्द उत्पीड़ित लोगों के भाव का घोतक है। यानी कि ऑप्शन जो ए बी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दलित करेक्ट इसका आंसर होगा। इसमें 17 में आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे, नीचे जो है वो कुछ दे रखे थे, यानी कि ऊपर जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला का सी है दलित। वर्डिंग सेम है, बस ऑप्शन के जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर दी, अपोजिट है। तो दलित इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 18, जैसे पूछा है पोलावरम बांध, एक बांध है, डैम है पोलावरम, तो इसका जो परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? पोलावरम बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, गोदावरी या गंगा। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा है वो आक्रामक राजनीतिक विचारधारा जो धर्म से जुड़ी होती है। तो धर्म से जो जुड़ी होती है वो कहलाती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी धर्म से जुड़ी होती है। और अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, सरकार के लिए अगर हम बात करें तो सारे धर्मों को इक्वल माना जाता है उस राज्य में, उसको कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता। हर धर्म को इक्वल माना जाता है, बराबर का सम्मान दिया जाता है, उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और सांप्रदायिकता इसका तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हो? क्षेत्रवाद से आपको पता है अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप क्षेत्रवाद में क्या होता है, इसमें क्षेत्रवाद में ऐसा होता है कि अपने कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने क्षेत्र को, अपने जो एरिया होगा उसको तो बहुत प्राथमिकता देता है, उसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन दूसरों के क्षेत्र से नफरत करते हैं या उनको अच्छा नहीं मानते दूसरों के क्षेत्र को। तो क्षेत्रवाद का मीनिंग यही है, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसे पूछा प्रदत्त परिस्थिति किस पर आधारित होती है? तो प्रदत्त जो परिस्थिति होती है वो जन पर आधारित होती है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा था किसके अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एक अधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है। तो इसका ऑप्शन मैक्स वेबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्स वेबर ऑप्शन सी,
22 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा दिल्ली में 1984 के दंगे किसके विरुद्ध हुए थे, तो वो सिखों के विरुद्ध हुए थे। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो भारत में जो सूचना का अधिकार है जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं वो कब लागू होता है इंडिया में, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 15/6/2005 यानी कि 15 जून 2005 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि हमारा आ जाता है सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। अब आपको 24 तक जो क्वेश्चन करने थे स्टार्टिंग से 1 to 24 आपको ये 24 क्वेश्चन दे रखे थे, बट आपको इसमें से अटैम्प्ट 20 करने थे। कोई भी आप 4 छोड़ सकते थे, ऑप्शन थे आपके पास छोड़ने के लिए। तो सेक्शन बी में भी इसी तरीके से है, 24 क्वेश्चन है बट आपको अटैम्प्ट ओनली 20 करने हैं। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा मोल्थस का सिद्धांत का नाम क्या था, तो सभी को पता है मोल्थस के सिद्धांत का नाम क्या था, जनसंख्या का सिद्धांत था। मोल्थस ने जनसंख्या पॉपुलेशन पर ही एक ऐसे लिखा था, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, वही इनका सिद्धांत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा जनसांख्यिकी के मुख्य रूप से कितने प्रकार है, यानी कि जो जनसांख्यिकी होती है डेमोग्राफी होती है उसके कितने टाइप्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा कितने टाइप्स की डेमोग्राफी होती है, तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2 तरह की जनसांख्यिकी होती है, आकारिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 जिसे पूछा निम्न में से कौन कौन अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जिसकी जो संख्या है वो कम हो, अल्प हो यानी कि जिसकी जो संख्या है वो कम है। तो ऑप्शन देखिए हिंदू और मुस्लिम, जैन और सिख, ईसाई और बौद्ध और हिंदू। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गा और घा वाला, यानी कि ऑप्शन जिसको हम कहते हैं बी एंड सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा है जो हम कह सकते हैं जो माइनॉरिटी में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 जिसे पूछा है पराश्रित लोग किस आयु वर्ग के नहीं होते, तो जो पराश्रित होते हैं जो दूसरों पर आश्रित मतलब जो दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, कार्यशील वर्ग कहलाते हैं, तो वो आता है 15 to 64 ईयर्स के जो भी लोग होंगे वो आएंगे पराश्रित पर, यानी कि जो डिपेंडेंट नहीं होते दूसरे लोगों पर, वो खुद ही पर डिपेंड रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो वो है 15 to 64 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जिसे पूछा भारत में परिवार नियोजन के कार्यक्रम की विफलता के कारण बताओ, तो भारत में जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है उसकी विफलता का क्या कारण है, तीनों ही कारण बनते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थे पर्याप्त सनंती निरोधकों की कमी, जनता का अज्ञान, वित्तीय कठिनाई, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन जिसे पूछा है रीजन असर्शन वाले हैं, अभिकथन और कारण वाले। तो अभिकथन क्या था, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा है, यानी कि भारत में जो स्त्री और पुरुष का अनुपात है वो गिरता रहा है, तो ये बात तो सही है, हम कह सकते हैं हाँ ये सही बात है, ट्रू है ये। लेकिन जो इसका कारण है, कारण देखते हैं, लेकिन लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशु की हत्या, बाल विवाह व पौष्टिक भोजन ना मिलना, तो ये भी इसका कारण है, इसी वजह से तो घट रहा है, यानी कि अनुपात जो गिर रहा है भारत में, स्त्री पुरुष अनुपात, वो इसी वजह से गिर रहा है क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा विरोध हो रहे हैं, जैसे बाल विवाह होते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, शिशु की हत्या हो जाती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही हैं, और रीज़न रीज़न है वो करेक्ट रीज़न है असर्शन का, इसलिए ऑप्शन ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें आपसे पूछा प्रबल जाति शब्द का किस समाजशास्त्री ने दिया था, तो जो प्रबल जाति शब्द है वो M.N. श्रीनिवास ने दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 जिसमें पूछे वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित है, तो बेसिक सा बिल्कुल क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है, डिवाइड हुई हुई है वर्ण सिस्टम जो 4 पार्ट्स में। कौन कौन से सभी को पता है, सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और फिर सबसे नीचे में आते हैं शूद्र, तो ये 4 भागों में विभाजित है वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट 33 जिसमें पूछा है वो समाज जहाँ पर वंश का नाम पिता के नाम से चलता है, तो पिता के नाम से चल रहा है तो इसमें आ जाएगा पितृवंशीय। अगर ऑप्शन में बोलता माता के नाम से चलता है तो आता ऑप्शन मातृवंशीय।
बट इसमें पिता का नाम पूछा इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है डैश ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करी ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजन असर्शन वाला। तो इसमें आपसे पूछा है, आपको असर्शन दे रखा है अभिकथन जातियों को एक दूसरे का पूरक और प्रतिस्पर्धी समूह माना जाता है। तो ये माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, एक दूसरा का पूरक माना भी जाता है और प्रतिस्पर्धी समूह भी माना जाता है। तो इसका कारण क्या दे रखा है, जाति व्यवस्था में हर जाति का अपना एक स्थान होता है और कोई अन्य जाति नहीं ले सकती। अच्छा, मतलब आपको रीज़न ये दे रखा है कि जाति व्यवस्था में हर जाति का अपना स्थान भी होता है, ये बात तो सही है, लेकिन जिसे कोई अन्य जाति नहीं ले सकती, अन्य जाति नहीं ले सकती ये बात, इसलिए आपका जो रीज़न है वो गलत होगा। मतलब इसका जो रीज़न है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या बोल रखा है, दोनों ही सही है। आपका जो स्टेटमेंट है, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों सही हैं, लेकिन अगर हम रीज़न की बात करें तो असर्शन का जो कारण है वो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हुए हैं, इसलिए इसका जो व्याख्या है ना वो सही नहीं है, रीज़न सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 जिसे पूछा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों को की संस्कृति को अपनाते हैं। तो पता है आप सभी को संस्कृतिकरण में ऐसा होता है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो उच्च जाति की जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपना लेते हैं, संस्कृतिकरण में होता है ऐसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 जिसे पूछा एक समूह का व्यक्ति द्वारा दूसरे समूह या व्यक्ति के बारे में पूर्व कल्पित, यानी कि पहले से ही कुछ सोच लेना, पहले से ही विश्वास कर लेना किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो उसको कहा जाता है पूर्वाग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जिसे पूछा है निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख कौन थे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग जो था उसके सबसे पहले प्रथम पूछा है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए काका कालेलकर जो थे वही सबसे पहले थे इसके प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 जिसे पूछा भारत पर किसका औपनिवेशिक शासन था। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का जो था भारत पर औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 अगेन रीजन असर्शन वाला। असर्शन क्या दे रखा है, अभिकथन है परंपरागत रूप से एक निचली जाति संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख जाति की जीवन शैली को अपनाती है। यानी कि जो अगर हम परंपरागत रूप की बात करें ट्रेडिशनल, तो क्या होता है निचली जाति जो होती है वो ऊंची जाति के रहन सहन को अपना लेती है, वही बात आगे संस्कृतिकरण होता है। तो ये तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है, प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाना आमतौर पर जातीय व्यवस्था के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट तो सही है ही, बट इसका जो रीज़न दे रखा है ये बिल्कुल सही रीज़न है और इसका ये रीज़न निकल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं और जो रीज़न है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है असर्शन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 41 जिसे पूछा था द्वितीय पिछड़े वर्ग, यानी कि अब आगे द्वितीय पिछड़े वर्ग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इससे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा बीपी मंडल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 जिसे पूछा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ, यानी कि किस वर्ष में पारित हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो इसका ऑप्शन है आपका ए करेक्ट होगा, 1956 में जो है ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 जिसे पूछा नागरिक समाज का क्या कार्य है। तो नागरिक समाज का ये तीनों ही कार्य है, लोगों को जागरूक बनाना, मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना और सरकारी कार्यों में भागीदारी देना, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 44 जिसे पूछा है अभिकथन, यानी कि असर्शन क्या है, प्रदत्त परिस्थिति जो है वो जन पर आधारित है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रदत्त परिस्थिति जो होती है वो जन पर आधारित होती है। तो रीज़न क्या दे रखा है इसका, हम अपनी योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति को हम योग्यता के आधार पर प्राप्त करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो अर्जित परिस्थिति होती है जिसको हम प्राप्त करते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। प्रदत्त को हम नहीं प्राप्त कर सकते
चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, बट जो जन जिस घर में लेता है वही उसकी जाति होती है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा जो रीज़न है वो इसका गलत है। ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि असर्शन तो सही है बट रीज़न रॉन्ग है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट है 45, जिसे पूछा भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन है। तो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं संविधान किसने बनाया, भीमराव अम्बेडकर ने। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जिसे पूछा सत्तावादी राज्य डैश राज्य के विपरीत होता है। तो सत्तावादी राज्य जो है वो लोकतंत्रात्मक राज्य के बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उसके हम अगेंस्ट कह सकते हैं। तो सत्तावादी राज्य जो है वो डेमोग्राफी के बिल्कुल अपोजिट कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, जिसे पूछा आपातकाल की घोषणा डैश को हुई थी, कब हुई थी। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25/6/1975 में ही एमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई थी। 48 का क्वेश्चन है आपका, जिसे पूछा वे समुदाय जो संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो कहलाते हैं बहुसंख्यक। बहुसंख्यक नाम से समझ आ रहा है, अल्पसंख्यक यानी कि कम, बहुसंख्यक यानी कि ज़्यादा। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन थे 49, 50, 51। तो आपको ये दे रखे थे आप सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये टाइमलाइन दे रखी थी, इसके थ्रू आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, काफ़ी इजी थे। किस वर्ष के स्त्री पुरुष अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो किस वर्ष के हैं, 1901 के हैं सबसे ज़्यादा किसके दिख रहे हैं आपको, इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो 1901 के हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा लाइन किसकी है, 1901 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम पूछा है, तो 1941 में 1941। 51 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 27। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको माइनस करना था, सेक्शन निकालना था 1901 से लेके और 1941 के बीच का आपको निकालना था। तो कितना घट रहा है, तो 972 में से आपको माइनस करना था 945। तो इसका आपका ऑप्शन 27 आता आंसर, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। तो ये भी काफ़ी इजी था, आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है 52। तो 52 में भी एक पैराग्राफ दे रखा था, ये आपको 52 में भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, इसमें आपसे पूछा था और आपसे पैराग्राफ पढ़ के आराम से इन सभी के आंसर टिक करने थे। तो फर्स्ट का आंसर होगा 1970। 53 का ऑप्शन होगा सी, पर्दा प्रथा का जो है वो ऐसा कोई समस्या नहीं थी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 19वीं सदी में महिलाओं की समस्या कौन सी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, नहीं पूछा है। तो सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी थी, तो इसलिए पर्दा प्रथा नहीं थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है ग वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 54, जिसमें पूछा 1970 के दशक में आधुनिक मुद्दे कौन से हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 4 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपको ये संस्कृतिकरण पे दे रखा था पैसेज, इसको पढ़ के आपको टिक करने थे आंसर्स। तो 55 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निचली जातियाँ। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, जो निचली जातियाँ उच्च जातियों की जो कल्चर होता है, रहन सहन होता है, हर चीज़ अडॉप्ट कर लेती हैं, उसी को कहा जाता है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है 56, जैसे पूछा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में किन 2 बातों को अपनाया जाता है। तो इन सभी बातों को अपनाया जाता है, खान पान व वेशभूषा को भी, परंपराएं और विश्वास को भी, और सामाजिक व्यवहार को भी, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जिसे पूछा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। तो अपनी परिस्थिति उसको उच्च करने के लिए, अपनी परिस्थिति को उच्च करने के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपने यानी कि जो हमारा स्टेटस है उसको ऊंचा करने के लिए दूसरों की जो ऊंची ऊंची जातियां हैं वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि अपना स्टेटस हाई लेवल का हो जाए। नेक्स्ट है 58, जिसमें पूछा है आपातकाल की समय अवधि कब से कब तक थी। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 1975 से 1977। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस पैसेज में था, इसका आंसर
आप सभी को आसानी से मिल गया होगा। अब आपको इसके थ्रू एक आंसर पता लग सकता है। पहले अभी एक आंसर आया था MCQ जो कि पैसेज वाला नहीं था और उसमें पूछा था आपातकाल का जो टाइम है वो क्या है। तो आप ऑप्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसमें भी 1975 दे रखा था। सेक्शन बी में आया था आई थिंक ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 59 जिसे पूछा आपातकाल के दौरान किस प्रकार के कदम उठाए गए। तो आपातकाल जब इमरजेंसी पड़ी थी तो उसमें ये तीनों ही कदम उठाए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई थी, यानी कि मीडिया वालों की बिल्कुल आज़ादी छीन ली गई थी। राजनेताओं को जेल भी भेज दिया गया था और संसद को निलंबित भी कर दिया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 60 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपका से पूछा था आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने करी थी। तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी ही कांग्रेस की जो थी वो प्रधानमंत्री थी, यानी कि कांग्रेस थी उस टाइम पर और उसकी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट ख़त्म हो गए आपके सारे क्वेश्चन आंसर, सारे MCQs आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आए हो एंड आपका पेपर कैसा गया ज़रूर बताएं, अपने मार्क्स बताएं। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट मिला, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनको भी अपने मार्क्स पता लग सके सोशलॉजी के। एंड अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे चैनल से तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी ईजी नोट्स मिलेंगे आपको, काफ़ी हेल्पफुल करेंगे स्पेशली फॉर क्लास 12th एंड 11th स्टूडेंट्स। एंड हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली होता है मेरा चैनल। तो अगर आपका है हिंदी मीडियम तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड चैनल पे जाके भी देख सकते हैं किस तरह की वीडियोस हैं। अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।